रजिया सुल्तान का जन्म 1205 के आसपास बदायूं शहर में हुआ। वे सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश और उनकी पत्नी कुतुब बेगम की बेटी थीं। इल्तुतमिश उस समय दिल्ली सल्तनत के सुल्तान नहीं बने थे, बल्कि वे बदायूं इलाके के गवर्नर का काम संभालते थे। कहानी सुनने से पहले अगर आपको दिल को छू लेने वाली, सच्ची और सदाबहार कहानियाँ सुनना पसंद है तो पॉजिटिव ऑरा चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमें और भी बेहतर कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है। रजिया का बचपन उसी माहौल में बीता जहां राजनीति, प्रशासन और सेना के काम रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा थे। उनके पिता इल्तुतमिश का जीवन खुद एक बहुत बड़ा सबक था। इल्तुतमिश कोई खानदानी राजकुमार नहीं थे। वे शुरुआत में एक गुलाम थे जिन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था। अपनी मेहनत, समझदारी और काम करने के तरीके से वे एक सेनापति और फिर गवर्नर के पद तक पहुंचे थे। रजिया ने बचपन से ही अपने पिता की इस कहानी से एक बहुत साफ और सीधा विचार सीख लिया था। वह विचार यह था कि इंसान की कीमत उसके जन्म से या उसके परिवार से नहीं ही होती, बल्कि उसके काम और उसकी काबिलियत से होती है। यह सोच रजिया के जीवन का सबसे बड़ा नियम बन गई। 1211 में जब इल्तुतमिश दिल्ली के सुल्तान बने तो उनका पूरा परिवार बदायूं से दिल्ली आ गया। दिल्ली उस समय एक नया और बढ़ता हुआ शहर था। यहाँ का माहौल बदायूं से बहुत अलग था। दिल्ली में सत्ता का केंद्र था और यहाँ हर दिन बड़े फैसले लिए जाते थे। रजिया भी अपने पिता के साथ दिल्ली के इस नए महल प्रशासन के लिए तलिया के साथ ही में रहने लगी। आमतौर पर उस समय राजाओं की बेटियों को महल के अंदरूनी हिस्सों में रखा जाता था, जहां उन्हें सिर्फ घर चलाने, कढ़ाई, बुनाई करने और सिलाई का काम सिखाया जाता था। लेकिन इल्तुतमिश की सोच अलग थी। वे अपनी बेटी को उसी तरह की शिक्षा देना चाहते थे जैसी शिक्षा वे अपने बेटों को दे रहे थे। रजिया की शिक्षा की शुरुआत बहुत सीधे तरीके से हुई। उन्हें सबसे पहले पढ़ना और लिखना सिखाया गया। उन्होंने उस समय के जरूरी कानून और शासन चलाने के नियम पढ़े। इसके साथ ही उनकी शारीरिक और सैन्य शिक्षा भी शुरू हुई। रजिया ने घुड़सवारी करना सीखा। वे घोड़ों को काबू करना और लंबे सफर पर बिना थके सवारी करना जानती थीं। उन्होंने तीरंदाजी और तलवारबाजी का भी अभ्यास किया। यह कोई शौक नहीं था, बल्कि यह उस समय के हिसाब से खुद को सुरक्षित रखने और सेना को समझने का एक बहुत जरूरी तरीका था। एक शासक के लिए यह समझना बहुत जरूरी होता है कि एक सैनिक युद्ध के मैदान में कैसे काम करता है। रजिया ने यह सब महल के मैदानों में पसीना बहाकर सीखा। जैसे जैसे रजिया बड़ी हो रही थीं, उनका ध्यान किताबों और हथियारों से आगे बढ़कर असली दुनिया के काम काज पर जाने लगा। वे अक्सर अपने पिता इल्तुतमिश के दरबार में जाती थीं। वे वहां चुपचाप बैठकर देखती थीं कि उनके पिता आम लोगों की परेशानियां कैसे सुनते हैं और फैसले कैसे लेते हैं। यहीं से रजिया ने शासन चलाने की असली फिलॉसफी या विचारधारा सीखी। उन्होंने देखा कि एक राजा का काम सिर्फ महल में बैठकर आराम करना नहीं है। राजा का असली काम संतुलन बनाना है। इस संतुलन को समझने के लिए हमें उस समय के प्रशासन को थोड़ा करीब से देखना होगा। इल्तुतमिश के दरबार में सबसे ताकतवर लोगों का एक समूह था जिसे तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता था। इसका मतलब है 40 लोगों का समूह। ये लोग सुल्तान के सबसे खास अधिकारी, सेनापति और गवर्नर थे। सुल्तान ने पूरे राज्य की जमीन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट रखा था। इन हिस्सों को इक्ता कहा जाता था। हर इक्ता का एक मुखिया होता था जो उसी 40 लोगों के समूह में से एक होता था। इस मुखिया का काम था अपनी जमीन पर रहने वाले किसानों और व्यापारियों से कर या टैक्स वसूलना। उस पैसे में से वह अपना खर्च निकालता था, अपनी एक छोटी सेना तैयार रखता था और बाकी बचा हुआ पैसा सुल्तान के खजाने में जमा करता था। रजिया ने बहुत ध्यान से इस पूरी व्यवस्था को समझा। उन्होंने देखा कि इस व्यवस्था में एक बहुत बड़ी कमजोरी है। जो गवर्नर या सेनापति इक्ता का मुखिया होता था, वह हमेशा यही कोशिश करता था कि वह किसानों से ज्यादा पैसा वसूले, लेकिन सुल्तान के खजाने में कम से कम पैसा भेजे। वे लोग अपनी ताकत बढ़ाना चाहते थे ताकि वे सुल्तान पर दबाव डाल सकें। रजिया ने इस बात को गहराई से समझा कि अगर इन अमीर अधिकारियों और गवर्नरों को पूरी छूट दे दी गई तो वे आम जनता को लूट लेंगे और सुल्तान की ताकत खत्म हो जाएगी। इसलिए
रजिया का यह पक्का विचार बन गया कि देश का खजाना और सेना का सीधा नियंत्रण सुल्तान के अपने हाथों में होना चाहिए। बिचौलियों या गवर्नरों पर बहुत ज्यादा भरोसा करना राज्य के लिए खतरनाक है। यह कोई किताबी ज्ञान नहीं था, यह उस दौर के अर्थशास्त्र और पैसे के लेन देन का एक बहुत ही साफ और कड़वा सच था। रजिया ने यह भी देखा कि जब किसानों पर टैक्स का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वे खेती करना छोड़ देते हैं या फिर विद्रोह कर देते हैं। अगर किसान खेती नहीं करेंगे तो अनाज नहीं पैदा होगा, अगर अनाज नहीं होगा तो सेना भूखी मरेगी और व्यापार ठप हो जाएगा। इसलिए रजिया का मानना था कि कर वसूलने का एक तय नियम होना चाहिए जो न तो इतना कम हो कि सरकार का खजाना खाली हो जाए और न ही इतना ज्यादा हो कि आम आदमी टूट जाए। यह विचार उनके प्रशासन को चलाने का मुख्य आधार बना। इल्तुतमिश के कई बेटे थे। उनका सबसे बड़ा बेटा नसीरुद्दीन महमूद था। नसीरुद्दीन बहुत समझदार थे और प्रशासन का काम बहुत अच्छी तरह संभालते थे। इल्तुतमिश उन्हें ही अपने बाद सुल्तान बनाना चाहते थे। रजिया भी अपने बड़े भाई का बहुत सम्मान करती थीं और उनके काम करने के तरीके से सीखती थीं। लेकिन उनके दूसरे भाई, जिनमें रुकनुद्दीन फिरोज का नाम प्रमुख था, वे बिल्कुल अलग थे। रुकनुद्दीन को शासन के काम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे अपना ज्यादातर समय संगीतकारों, नर्तकियों और आराम तलब लोगों के साथ बिताते थे। वे महल के खजाने का पैसा बिना सोचे समझे उड़ाते थे। रजिया अपने इन दोनों भाइयों को देखकर सत्ता के दो अलग अलग चेहरों को समझ रही थीं। एक तरफ मेहनत, जिम्मेदारी और जनता के प्रति जवाबदेही थी और दूसरी तरफ सिर्फ आराम और पैसे की बर्बादी थी। रजिया का दिमाग बहुत साफ था। वे मानती थीं कि सत्ता कोई इनाम नहीं है जो आपको परिवार में पैदा होने की वजह से मिल गया है। सत्ता एक बहुत भारी जिम्मेदारी है। अगर सुल्तान अपना काम ठीक से नहीं करेगा तो राज्य बिखर जाएगा और बाहरी दुश्मन हमला कर देंगे। यह सिर्फ एक विचार नहीं था, बल्कि यह उस समय की राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई थी। मंगोल सेनाएं लगातार सीमाओं पर मंडरा रही थीं और जरा सी कमजोरी का मतलब था पूरे देश की तबाही। 1229 का साल इल्तुतमिश के परिवार और पूरी दिल्ली सल्तनत के लिए बहुत बुरा साबित हुआ। इल्तुतमिश के सबसे बड़े बेटे और उनके तय किए गए उत्तराधिकारी नसीरुद्दीन महमूद की अचानक बीमारी से मौत हो गई। इल्तुतमिश इस घटना से अंदर तक टूट गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब उनके बाद इस बड़े राज्य को कौन संभालेगा। उन्होंने अपने बाकी बेटों की तरफ ध्यान दिया, लेकिन उन्हें किसी में भी वह बात नजर नहीं आई जो एक सुल्तान में होनी चाहिए। रुकनुद्दीन और बाकी बेटे अभी भी अपनी मस्ती में डूबे थे। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि राज्य पर क्या संकट आने वाला है। यहीं से रजिया की असली परीक्षा शुरू हुई। 1231 में इल्तुतमिश को एक बहुत जरूरी सैन्य अभियान के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। यह कोई छोटा काम नहीं था। ग्वालियर के किले पर कब्जा करने में बहुत समय लगने वाला था। सुल्तान को दिल्ली से महीनों तक दूर रहना था। सवाल यह था कि पीछे से दिल्ली का शासन कौन चलाएगा। आमतौर पर सुल्तान अपने किसी बड़े बेटे को या अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री को यह काम सौंप कर जाते हैं, लेकिन इल्तुतमिश ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने अपनी बेटी रजिया को दिल्ली का प्रभारी बना दिया। यह कोई दिखावे का पद नहीं था। रजिया को सच में पूरी दिल्ली का काम संभालना था। 1231 से लेकर 1232 तक लगभग एक पूरे साल रजिया ने दिल्ली की सत्ता चलाई। यह वह समय था जब उन्होंने अपनी सीखी हुई सारी बातों को असली जिंदगी में लागू किया। उन्होंने रोजाना दरबार लगाना शुरू किया। वे सुल्तान के सिंहासन पर नहीं बैठती थीं, लेकिन वे दरबार में मौजूद रहती थीं और अधिकारियों से सीधे बात करती थीं। इस एक साल के दौरान रजिया ने जो फैसले लिए वे उनके सुलझे हुए दिमाग का सबूत थे। जब भी शहर में कोई जमीन का विवाद होता या चोरी की घटना होती तो काजी यानी मुख्य न्यायाधीश रजिया के पास फैसले के लिए आते थे। रजिया किसी भी मामले में भावुक होकर फैसला नहीं सुनाती थीं। वे सबूतों को देखती थीं, गवाहों की बात सुनती थीं और फिर उस समय के कानून के हिसाब से अपना फैसला देती थीं। उन्होंने यह पक्का किया कि कानून सबके लिए बराबर हो, चाहे वह कोई गरीब आदमी हो या फिर सुल्तान की सेना का कोई बड़ा अधिकारी। न्याय के प्रति उनके इस सीधे और साफ रवैये ने दिल्ली के आम लोगों के बीच उनका बहुत सम्मान बढ़ाया। इसके अलावा रजिया ने अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी बहुत अच्छा काम किया।
ग्वालियर में लड़ रही सुल्तान की सेना को लगातार खाने पीने के सामान, हथियारों और पैसों की जरूरत होती थी। यह रजिया की जिम्मेदारी थी कि वे दिल्ली से इन चीजों की सप्लाई बिना रुके वहां तक पहुंचाएं। इसके लिए उन्हें व्यापारियों से बात करनी पड़ती थी, अनाज के गोदामों का हिसाब रखना पड़ता था और खजाने के खर्च पर कड़ी नजर रखनी पड़ती थी। रजिया ने एक एक पैसे का हिसाब बहुत बारीकी से रखा। उन्होंने सुनिश्चित किया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी या मंत्री सेना के लिए जाने वाले पैसे में कोई एक सरकारी ले लिया आने वाले हेराफेरी न कर सके। उन्होंने दिल्ली शहर की सुरक्षा के भी पक्के इंतजाम किए। जब सुल्तान और मुख्य सेना शहर से बाहर होते हैं तो विद्रोह या चोरी डकैती का खतरा बढ़ जाता है। रजिया ने शहर के पुलिस प्रमुख को आदेश दिया कि रात में गश्त बढ़ाई जाए और शहर के दरवाजों पर कड़ी नजर रखी जाए। रजिया खुद भी कभी कभी घोड़े पर सवार होकर शहर का मुआयना करने निकल जाती थीं, ताकि वे अपनी आंखों से देख सकें कि सब काम ठीक से हो रहा है या नहीं। उनका यह तरीका अधिकारियों में एक डर और अनुशासन बनाए रखता था कि वे काम में लापरवाही नहीं कर सकते। इतिहासकार मिन्हाज ऐसिराज ने फारसी भाषा में लिखी अपनी किताब तबकात नासिरी में रजिया के इस 1 साल के शासन के बारे में बहुत सार तौर पर बताया है। मिन्हाज लिखते हैं कि रजिया प्रशासन के काम में बहुत तेज और समझदार थीं। उनके अंदर वे सारी खूबियां थीं जो एक अच्छे शासक में होनी चाहिए। वे न्याय करने वाली, जनता का ध्यान रखने वाली और सेना को अच्छी तरह समझने वाली इंसान थीं। मिन्हाज यह भी मानते हैं कि इल्तुतमिश के सभी बेटों के मुकाबले रजिया राजकाज के काम में कहीं ज्यादा योग्य थीं। 1232 में जब इल्तुतमिश ग्वालियर को जीतकर दिल्ली वापस लौटे तो वे यह देखने के लिए बहुत उत्सुक थे कि उनकी गैर मौजूदगी में रजिया ने कैसा काम किया है। जब उन्होंने खजाने का हिसाब देखा, शहर की कानून व्यवस्था की जांच की और आम लोगों तथा मंत्रियों से बात की तो वे पूरी तरह से संतुष्ट हो गए। रजिया ने राज्य को बिल्कुल वैसे ही चलाया था जैसे इल्तुतमिश खुद चलाते। कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ था, खजाने में कोई कमी नहीं आई थी और सेना को समय पर सब कुछ मिलता रहा था। इसी समय इल्तुतमिश के दिमाग में एक बहुत बड़ा और पक्का विचार आया। उन्होंने देख लिया था कि उनके बेटे सत्ता संभालने के लायक नहीं है और रजिया ने खुद को साबित कर दिया है। सुल्तान ने अपने प्रधानमंत्री, जिसे वजीर कहा जाता था, और अपने मुख्य सचिव को दरबार में बुलाया। उन्होंने एक आदेश लिखवाने को कहा। यह कोई साधारण आदेश नहीं था, यह दिल्ली सल्तनत के भविष्य का फैसला था। इल्तुतमिश ने लिखवाया कि उनके मरने के बाद उनकी बेटी रजिया ही उनकी उत्तराधिकारी होगी और वही दिल्ली की अगली सुल्तान बनेगी। जैसे ही यह आदेश लिखा गया और इसकी खबर दरबार के अमीर लोगों और 40 गवर्नरों के समूह को लगी तो वहां हड़कंप मच गया। उन लोगों के लिए यह बात मानना बहुत मुश्किल था। उनकी परेशानी यह नहीं थी कि रजिया काम करना नहीं जानती। वे सब रजिया के 1 साल के काम को देख चुके थे और जानते थे कि वे बहुत समझदार है। उनकी असली परेशानी 2 बातें थीं। पहली बात यह थी कि उन दिनों समाज में यह नियम माना जाता था कि राजकाज का काम सिर्फ मर्दों का है। एक औरत के आदेश मानना उनके पुरुष होने के अभिमान पर चोट करता था। और दूसरी, जो सबसे बड़ी व्यावहारिक परेशानी थी, वह यह थी कि रजिया बहुत सख्त थीं। वे 40 अमीर अधिकारी जो इक्ता के मुखिया थे, वे एक कमजोर सुल्तान चाहते थे। वे चाहते थे कि सुल्तान सिर्फ गद्दी पर बैठे और वे लोग पीछे से अपनी मनमानी करते रहें, ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा करें और खूब पैसा बनाएं। रुकनुद्दीन फिरोज जैसा कोई कमजोर इंसान उनके लिए बहुत अच्छा राजा साबित होता, क्योंकि उसे शराब और संगीत से फुर्सत नहीं थी। लेकिन रजिया ऐसी नहीं थी। रजिया हर चीज का हिसाब मांगती थी। रजिया कानून का पालन सख्ती से करवाती थी। इन अधिकारियों को पता था कि अगर रजिया सुल्तान बन गईं तो उनकी मनमानी खत्म हो जाएगी और उन्हें कायदे में रहना पड़ेगा। इसलिए दरबार के कई बड़े अधिकारियों ने एक साथ मिलकर इल्तुतमिश के सामने अपना विरोध दर्ज किया। उन्होंने बड़ी चतुराई से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, हे सुल्तान, आपके पास अभी कई बेटे जिंदा हैं, वे उम्र में बड़े भी हैं। जब आपके परिवार में मर्द मौजूद हैं तो ऐसे में एक औरत को सुल्तान बनाने का फैसला लोगों को पसंद नहीं आएगा। यह हमारे पुराने रीति रिवाजों के खिलाफ है। इल्तुतमिश ने उनकी बात बहुत शांति से सुनी। वे जानते थे कि ये अधिकारी क्या सोच रहे हैं। इल्तुतमिश ने उन्हें जो जवाब दिया वह इतिहास के पन्नों में दर्ज है और वह रजिया के पूरे जीवन की फिलॉसफी को सही ठहराता है। इल्तुतमिश ने कहा, मेरे बेटे सिर्फ नौजवान दिखने में है,
लेकिन उनकी आदतें और उनका दिमाग शासकों वाला नहीं है। वे अपना पूरा दिन और रात सिर्फ ऐशो आराम में बर्बाद करते हैं। उनमें से कोई भी राज्य का बोझ उठाने के काबिल नहीं है। मैंने अपनी बेटी को परखा है। हालांकि शरीर से वह एक महिला है, लेकिन उसका दिमाग, उसका अनुशासन और उसकी समझदारी मेरे किसी भी बेटे से कहीं ज्यादा है। जब मैं नहीं रहूंगा तो तुम सब खुद देख लोगे कि मेरे इस फैसले से बेहतर कोई और फैसला नहीं हो सकता था। यह बातचीत हमें बहुत कुछ बताती है। यह दिखाती है कि रजिया का विचार क्या था। रजिया का मानना था कि जेंडर या लिंग इंसान की योग्यता को तय नहीं करता। काम करने की क्षमता दिमाग और मेहनत से आती है। रजिया ने कभी भी अपनी महिला होने की पहचान को छुपाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन उन्होंने यह भी कभी नहीं माना कि यह बात उन्हें राज्य चलाने से रोक सकती है। उनका पूरा फोकस हमेशा इस बात पर रहा कि काम सही तरीके से कैसे किया जाए। इस घटना के बाद रजिया का आत्मविश्वास और बढ़ गया। अब वे सिर्फ एक राजकुमारी या पीछे से काम देखने वाली अधिकारी नहीं थीं। वे घोषित तौर पर अगली सुल्तान थीं। उन्होंने अपना समय और ज्यादा बारीकी से दरबार के कामों में लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने अर्थशास्त्र के उन पहलुओं पर ध्यान दिया जो एक राज्य को मजबूत बनाते हैं। उन्होंने समझा कि दिल्ली सल्तनत की असली ताकत व्यापार के उन रास्तों से आती है जो मुल्तान और लाहौर से होते हुए दिल्ली आते थे और फिर यहां से बंगाल की तरफ जाते थे। रजिया जानती थीं कि अगर सड़कों पर व्यापारी सुरक्षित नहीं रहेंगे तो वे दिल्ली में अपना सामान बेचने नहीं आएंगे। अगर सामान नहीं बिकेगा तो बाजार में पैसा नहीं आएगा और सरकार को कर नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने सड़कों की सुरक्षा पर बहुत जोर दिया। यह सब काम वे तब भी कर रही थीं जब वे सुल्तान नहीं बनी थीं, बल्कि सुल्तान की मुख्य सलाहकार के तौर पर काम कर रही थीं। उन्होंने देखा कि कई बार सेना के अधिकारी खुद व्यापारियों को डराकर उनसे पैसे वसूल लेते हैं। रजिया की नजर में यह राज्य के साथ सबसे बड़ा धोखा था। जो रक्षक है वही अगर लुटेरा बन जाए तो आम आदमी किस पर भरोसा करेगा। रजिया की न्याय की इसी सोच ने उन्हें दरबार के उन स्वार्थी लोगों से बहुत दूर कर दिया। रजिया ने अपना एक अलग गुट बनाना शुरू नहीं किया, बल्कि उन्होंने सीधे सीधे कानून और नियमों का एक ऐसा ढांचा दिमाग में तैयार कर लिया जिसे वे सुल्तान बनने के बाद लागू करना चाहती थीं। वे जानती थीं कि जब उनके पिता नहीं रहेंगे तो ये 40 अमीर अधिकारी सबसे पहले उन पर ही हमला करेंगे। इसलिए रजिया ने सेना के कुछ निचले स्तर के अधिकारियों और आम जनता के साथ अपना सीधा संपर्क बनाना शुरू किया। वे जानती थीं कि महल के अंदर होने वाली साजिशों से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है महल के बाहर मौजूद आम लोगों का समर्थन हासिल करना। इल्तुतमिश की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। वे बूढ़े हो रहे थे और लगातार युद्ध के मैदानों में रहने की वजह से उनका शरीर कमजोर हो चुका था। रजिया उनके हर फैसले में उनके साथ खड़ी रहती थीं। उन्होंने अपने पिता के अंतिम दिनों में राज्य का लगभग सारा काम अपने हाथों में ले लिया था। वे जानती थीं कि मुश्किल समय बहुत करीब है। 1236 की शुरुआत में यह साफ हो गया था कि सुल्तान इल्तुतमिश अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। रजिया ने इन महीनों में अपनी मानसिक और राजनीतिक तैयारी पूरी कर ली थी। उन्हें किसी भ्रम में नहीं रहना था। उन्होंने देख लिया था कि दरबार के ज्यादातर अधिकारी उनके खिलाफ हैं। उनके भाई रुकनुद्दीन की मां शाह तुर्कान नाम की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी महिला थीं। शाह तुर्कान महल के अंदर ही अंदर रजिया के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रच रही थीं। वे चाहती थीं कि इल्तुतमिश की मौत के तुरंत बाद उनके बेटे रुकनुद्दीन को गद्दी पर बिठा दिया जाए और इल्तुतमिश के उस आदेश को फाड़कर फेंके दिया जाए जिसमें रजिया को उत्तराधिकारी बताया गया था। शाह तुर्कान ने दरबार के उन असंतुष्ट अधिकारियों को खूब पैसा और जमीन देने का लालच दिया। उन्होंने कहा कि अगर रुकनुद्दीन सुल्तान बनेगा तो वह किसी के काम में दखल नहीं देगा और सारे अमीर अधिकारी अपनी मर्जी से शासन कर सकेंगे। रजिया को इन सारी साजिशों की पूरी जानकारी थी, लेकिन रजिया का काम करने का तरीका अलग था। वे छुपकर साजिश करने में विश्वास नहीं रखती थीं। उनका मानना था कि राजनीति खुली किताब की तरह होनी चाहिए। अगर कोई नियम तोड़ेगा तो उसे सरेआम सजा मिलनी चाहिए। 1236 के अप्रैल महीने के आखिर में सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश का निधन हो गया। उनके मरते ही दिल्ली की राजनीति का वह तूफान फट पड़ा जिसका अंदेशा रजिया को पहले से था। दरबार के अमीर अधिकारियों ने और शाह तुर्कान ने मिलकर तुरंत इल्तुतमिश की वसीयत को किनारे कर दिया।
उन्होंने बिना किसी देरी के रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली का नया सुल्तान घोषित कर दिया। रजिया के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन वे हैरान नहीं थीं। वे जानती थीं कि सत्ता आसानी से नहीं मिलती। रजिया ने कोई जल्दबाजी नहीं की। वे चुप रहीं और सही समय का इंतजार करने लगीं। रुकनुद्दीन के सुल्तान बनते ही दिल्ली का माहौल बिल्कुल बदल गया। रुकनुद्दीन ने खजाने का दरवाजा खोल दिया और पानी की तरह पैसा बहाना शुरू कर दिया। सारा पैसा संगीत, शराब और फालतू के दिखावे पर खर्च होने लगा। प्रशासन का पूरा काम रुक गया। आम लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती थी। शाह तुर्कान ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी पुरानी दुश्मनी निकालनी शुरू कर दी। उसने इल्तुतमिश के परिवार के उन लोगों को मरवाना शुरू कर दिया जो उसका विरोध कर सकते थे। पूरे शहर में डर और भ्रष्टाचार का माहौल बन गया। अमीर अधिकारी भी अब रुकनुद्दीन से परेशान होने लगे थे, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि एक बेवकूफ राजा राज्य को ही खत्म कर देगा। रजिया इसी समय का इंतजार कर रही थी। उन्होंने देखा कि आम जनता और सेना दोनों शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन के कामों से बहुत नाराज है। रजिया की फिलॉसफी हमेशा से यही रही थी कि सुल्तान की असली ताकत अमीर अधिकारी नहीं, बल्कि आम जनता और आम सैनिक होते हैं। जब शासन में अन्याय बहुत ज्यादा बढ़ गया, तब रजिया ने अपना कदम उठाया। उन्होंने किसी अमीर अधिकारी के सामने हाथ नहीं फैलाए। इसके बजाय उन्होंने सीधे दिल्ली की जनता से बात करने का फैसला किया। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे साहसी कदम था, जिसने इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। यहीं से रजिया के उस सफर की शुरुआत हुई, जिसमें उन्हें अपने ही लोगों से लड़कर वह अधिकार लेना था जो उनके पिता ने उन्हें दिया था और जिसे हासिल करने के लिए वे पूरी तरह से योग्य थीं।